नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका अवसर में। और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आपका अवसर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे खास लोगों से जिनके सिर पर जिम्मेदारियां होती हैं सबको एक साथ लेकर चलने की, जो अपने जीवन में कई अहम रोल अदा करते हैं और साथ ही साथ जनता और सरकार को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो आज आपका अवसर में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे मेहमान से जो कई जिम्मेदारियों को लगातार संभाल रहे हैं और साथ ही साथ एक अहम यहाँ पर रोल भी अदा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या अहम रोल, तो उन्हीं की जुबानी मैं जरूर सुन पाऊंगी, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं पब्लिक रिलेशन के जॉइंट डायरेक्टर एनसीआर रणबीर सिंह सांगवान जी का। रणबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल आज के अपने इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी, हालांकि कई सवाल अभी आपसे मुझे पूछने हैं। पहला सवाल मेरा यही होगा कि 1997 में आपने अपनी शुरुआत की थी, कई साल आपने दे दिए इस ड्यूटी को, किस तरह से आपने शुरुआत की, कैसा रहा ये सफर? देखिए, 1997 में एचपीएससी से सिलेक्शन होकर के और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट पे मैं ज्वाइन किया था। और जो फतेहाबाद उस समय पहला नया जिला बना था, मैं उसका पहला डीपीआरओ था। वहीं से शुरुआत हुई। उससे पहले जर्नलिज्म का जो कोर्स किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि कैसे पत्रकारिता करनी है। हमारे प्रोफेसर होते थे जो आज भी हैं एमडीयू में, एमडीयू रोहतक में, जो हरीश जी, उनके साथ पत्रकारिता सीखी। वो हमें फंक्शंस में लेके जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के या बड़े बड़े फंक्शंस में स्टूडेंट के तौर पे भी। और वो कहते थे कि आप भी रिपोर्टिंग करके देखिए, उसके बाद अगले दिन अखबार में क्या लिखा आता है उसका मिलान करिए। तो ऑन ग्राउंड हम लोगों ने सीखा और उसका फायदा ये हुआ, जब मैं नौकरी में बाद में आया तो उस सभी चीज़ों से वही चीज़ें हमारी ड्यूटी का पार्ट थी। तो न्यूज़ बनाने में और न्यूज़ जैसे उसकी रिपोर्टिंग करने में बड़ी आसानी रही। उसके बाद जैसे मेरी चंडीगढ़ भी ट्रांसफ़र हुई, मैं प्रेस सेक्शन में वहाँ भी रहा। तो वहाँ मुझे कुछ मंत्रियों के साथ पीआरओ भी लगाया गया था। चंडीगढ़ में जो हमारा दायित्व होता है वो पीआरओ टू मिनिस्टर होता है, और फील्ड में वो चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम कवर करने भी जाते हैं। तो वो भी वहाँ पर 3 या 4 मंत्रियों के साथ मुझे पीआरओ लगाया गया था। और बाहर फील्ड में भी मैं जो मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम होते उनको कवर करने जाता था। तो जो वो स्टूडेंट उसमें सीखा वो बड़ा काम आया। उसके बाद विभाग में छवि ऐसी बनती चली गई, क्योंकि मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और पहले भी पढ़ाई जो था वो स्कूलिंग भी ठीक थी। तो इस करके दोनों लैंग्वेजेस भी मेरी ठीक पकड़ थी। तो उसकी वजह से जो था मुझे हर बार चुनौतियों वाला दायित्व ही मिला। उसमें चुनौतियों का दायित्व यूँ कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा समय मेरा मुख्यमंत्री जी के जो गृह जिले थे उन्हें में बीता है। उनमें ही मैंने नौकरी की है एस डीपीआरओ। तो चंडीगढ़ से फिर कुछ समय के बाद ही, कोई 8-10 महीने में रहा हूँगा प्रेस सेक्शन में। उसके बाद मुझे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ज़िले में सिरसा भेज दिया गया था। तो सिरसा में मैं डीपीआरओ रहा। उसके 3 साल सिरसा में मैंने लगाए और अकेले ही हैंडल किया अच्छे ढंग से। उस टाइम मैंने थोड़ा सा मंच संचालन की कला भी सीखी दूसरे अपने सहयोगियों से, कि मंच संचालन कैसे अच्छा किया जा सकता है, जो पब्लिक रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। तो वो सीखने के बाद 3 साल के बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई जींद में। जींद में आपको ध्यान होगा कि कंडेला कांड हुआ था, उसके बाद पूरा प्रशासन बदला गया था। तो उस प्रशासन बदलने में मेरा नंबर भी वहाँ आया कि जींद में लगाया जाए। तो मैंने फिर, हालांकि मैंने कहा चलो ये भी एक चुनौती है, उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से 2002 में जींद रहा। जींद के बाद 2004 में हिसार में ही ट्रांसफ़र हुई। तो हिसार में भी काफ़ी बड़ा जिला है, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो वहाँ हमने सारी टीम को साथ लेकर के अच्छा काम किया। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से ही जींद हो गई, क्योंकि वो प्रशासनिक कारणों से जो भी था कि ट्रांसफर्स कुछ लोग कैंसिल करवा लेते हैं, जैसे था। मैंने कभी कोशिश नहीं की ट्रांसफर्स की। तो फिर जब 2005 में हुड्डा साहब की सरकार बनी तो मेरी कोई जानकारी ऐसी नहीं थी कहीं भी, लेकिन
मतलब अपना एनालिसिस करके कहाँ से पता नहीं मेरा नाम गया और सिंगल ऑर्डर मेरे फिर रोहतक के हुए। तो 2005 में मैं फिर रोहतक आ गया था। रोहतक उस टाइम मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब बने थे। तो 2005 से 2007 तक मैं वहां पर रहा हूँ। 2007 के बाद फिर गुड़गांव मेरी ट्रांसफर हो गई थी SDPRO, और ये पूरा चुनौतियों का शहर है, और तो यहाँ भी हमने दायित्व को अच्छी तरह से निभाया। बिल्कुल, तो चुनौतियों का शहर तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हम किसी जिम्मेदारी को संभालते हैं तो चुनौतियां भी कई हमारे सामने आती है। तो ये तो आपका सफर रहा। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसा समय आया कि चुनौतियां बहुत एक साथ सामने आए और उस वक्त लगा कि मतलब कैसे हैंडल करूंगा? क्या इस तरह की कभी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आई? पब्लिक रिलेशन में वो होता है ना कि हर रोज कुआं खोदना, वो पानी पीना, वो वाली होती है कि आज फंक्शन है मुख्यमंत्री जी का या किसी बड़े VIP का, उसको करिए, अगले दिन अच्छा वो प्रकाशित होना चाहिए, चैनलों में अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो डेली की कश्मकश है, ये तो डेली की क्राइसिस है कि, और गुड़गांव में तो हमने बहुत ज्यादा देखा है। लेकिन एक जैसे वाकया मैं बताऊं, सिरसा में जब मैं DPRO था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम थे, उसके लिए हम पहले पब्लिसिटी करवाते गाड़ी भेज करके, और वो गाड़ी जो था वो एक्सीडेंट हो गई। उसमें जो था ना, एक इंजर्ड भी हो गया था हमारे एम्प्लॉय। मैंने मौके पे जाके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, डॉक्टर से राय ली, वो कहने लगे सब ठीक है। लेकिन कोई 2-3 घंटे के बाद ही मुझे मैसेज मिला कि वो एक्सपायर हो गया। मुझे बड़ा इसका दुख हुआ, और अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी जो था चैलेंजिंग सी थी, लेकिन मैंने अपने मुख्यालय को सूचना देते हुए, और मैंने सरकार को भी बताया और प्रशासन को भी कि मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा, मेरा दूसरा स्टाफ होगा, मुझे अपने एम्प्लॉय के क्रेमेशन में जाना जरूरी है। तो मैं उनकी फैमिली के सपोर्ट में भी तो खड़ा नजर आना चाहिए। तो एक सामाजिक दायित्व के तौर पर मैं उसके परिवार के वहां जाकर के उनको सपोर्ट भी दिया, और कोशिश भी की उनकी कोई भी हेल्प हो सकती थी वो करवाई। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी शायद उस वाक्य को याद करके आपकी आंखें अभी भी नम हो रही हैं। मैं खुद भी इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ। एक और सवाल है मेरा, जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफर की। हाँ, कैसे बैलेंस करते हैं चीजों को, क्योंकि इस तरह की स्थिति तो लगातार काफी साल हो गए इस ड्यूटी में, कैसे बैलेंस करते हैं? मैंने बताया ना कि ये तो हर रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाली बात है, और परिस्थितियां नई आती हैं। ये एक तरह की, ऐसा नहीं है कि वही बार बार आएंगी। अब जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ VIP विजिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ हैपनिंग हरियाणा का कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा, 3 दिन तक चला, देश विदेश से लोग आए। उस कार्यक्रम को भी हमने खूब अच्छा कवर करवाया मीडिया में। तो उसके लिए सब प्लानिंग करते हैं पहले, और पूरे स्टाफ को मैं साथ लेकर चलता हूँ, उनको सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझा के तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि रिपोर्टिंग के साथ साथ एक मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का इशू भी रहता है, उसको मैनेज करके हम अगर सारी चीजें वर्कआउट करके चलेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में जिस तरह से अगर देखा जाए तो ड्यूटी तो काफी टफ है, क्योंकि आपको हर वक्त एकदम अवेयर रहना पड़ता है कि नहीं, अब कोई प्रोग्राम है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ऐसे में फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? फैमिली को, ये बात आपने सही कही कि फैमिली को टाइम कम दे पाते हैं, क्योंकि जो नेचर ऑफ जॉब है वो प्रॉम्प्ट है। जैसे कई कार्यालयों में आपने देखा होगा कि फाइल वर्क है, कि आज फाइल नहीं निकाली, 4 दिन बाद भी निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा पब्लिक रिलेशन की जो एक पॉजिटिव मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज ये है कि प्रॉम्प्ट है। अभी फंक्शन हुआ, आधे घंटे बाद ही हम प्रेस रिलीज दे देते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट डिलीवरी है। इससे फास्ट डिलीवरी मुझे नहीं लगता कोई विभाग करता होगा। लेकिन ऐसे में फैमिली थोड़ी सी नेग्लेक्ट हो जाती है।
उनको फिर एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि या तो शाम को या सुबह कभी, या किसी दिन छुट्टी है उस दिन कंपनसेट करके उनसे, क्योंकि फैमिली का भी ध्यान देना जरूरी है, उनसे भी बातें करना, उनको भी लगे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के भी हमारा भी कुछ ध्यान रखा जा रहा है। तो आजकल वैसे टेलीफोन का युग है, टेलीफोन से कांटेक्ट में रहते ही हैं, लेकिन बाद में फैमिली से जा करके फिर ऑफिस को भूल करके फिर उनसे वो करना कि भी आज दिन कैसे बीता, आप लोगों ने क्या क्या किया, किसके सामने कोई दिक्कत आई हो, या कल का हमारा क्या कोई काम है या कुछ है, तो उस चीज के बारे में। फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में मेरी वाइफ है, वो लेक्चरर है इंग्लिश की, और 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते हैं। वाइफ है वो टीचिंग में है, तो वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं अपने, उनको उनके होमवर्क चेक करना और कुछ है वो पूरा, मैं उनकी जो वो बच्चों की पढ़ाई के प्रति निश्चिंत हूँ कि वो देख लेती हैं। और फिर हम सब इकट्ठा खाना खाते हैं शाम को जैसे, और कोशिश करते हैं कि सभी एक दूसरे से जो था वो साथ बैठे साथ रहें। और मोबाइल का युग है, बच्चों को थोड़ा सा उससे बचाने की भी कोशिश रहती है कि मोबाइल में ज्यादा लिप्त ना रहें, परिवार के साथ करें। तो खेलने का भी, जैसे शाम को कई बार मैं स्टेडियम ले जाता हूँ बच्चों को, चलो खेलते हैं, और कभी कभी वहीं घर में भी खेल लेते हैं, जैसे वो कोई लूडो हो गया, कुछ और हो गया, इस टाइप का। तो वो जरूरी होता है बॉन्डिंग के लिए खासकर। तो जिस तरह से सर जब पढ़ाई की, अपना स्कूलिंग खत्म की, कॉलेज लाइफ में आए, कॉलेज के बाद हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इस लाइन में जाना है। तो क्या कभी इस तरह का कोई ख्वाब आया कि मुझे ये करना है? हाँ, आपने सही सवाल पूछा। मेरी स्कूलिंग जो था वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा से है। तो जो सैनिक स्कूल है उसमें आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और आर्मी में ही जाते हैं मोस्टली। तो मैंने भी बड़ी कोशिश की है आर्मी में जाने के लिए। मैं एसएसबी में कई बार गया हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, वो क्या देखते हैं, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। फिर मेरा सीआरपीएफ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे बताया नहीं, जो लेटर आया बताया नहीं कि भाई हमें पर वहाँ नहीं भेजना है, जो भी था उनका इशू। तो मेरी जो इंक्लिनेशन थी वो आर्मी की तरफ ज़्यादा थी कि आई शुड ज्वाइन आर्मी। ठीक है। और क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखी, डिसिप्लिन भी सीखा, खेलते भी थे, और मेरे कोलीग्स कई आर्मी में हैं, तो अच्छा लगता है। वहीं से जो डिसिप्लिन सीखा, जो पढ़ाई की या जो मेहनत की, वो आज काम आ रही है। बिल्कुल। क्योंकि सभी का होता है ना कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो एक अलग ही ख्वाब के साथ निकलते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, लेकिन कई बार नहीं। कॉलेज से नहीं, वही मुझे तो स्कूल से ही था कि आर्मी में जाना है। और सभी देखते थे कद काठी से कि भी हाँ आर्मी में तो हो ही जाएगा, लेकिन किन्हीं वजह से नहीं हो पाया। हालांकि एसएसबी सेंटर जितने हैं देश में, 4 जगह थे उस समय, मैं चारों जगह गया हूँ, अलग अलग टाइम में 4-4 दिन की एसएसबी दी है। और वो था, पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं हो पाया। फिर मैंने अलग अलग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज, उसमें एग्जाम दिए, कुछ क्लियर भी हुए, किसी में इंटरव्यू में रह गए, किसी में। लेकिन वो है ना कि भाग्य की बात है कि आना ही पब्लिक रिलेशन में था, इसलिए। तो आपका अफसर में इसी तरह से लगातार सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, और कई सवाल अभी और भी हमें करने हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका अफसर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। रणवीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कई और सवाल और पूछने हैं उनसे। रणवीर जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने इंग्लिश में एमए किया है, इंग्लिश में एमए करने के बाद जर्नलिज्म में आप आए, क्या सोचा, क्या विचार आया मन में कि इंग्लिश से एमए करने के बाद जर्नलिज्म में आप आए? देखिए, जर्नलिज्म के लिए लैंग्वेज में पकड़ होनी जरूरी है, और जर्नलिज्म में जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो हिंदी या इंग्लिश के जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वही आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे पकड़। हालांकि ट्राई तो बहुत सारी फील्ड्स में आदमी करता ही है फॉर एम्प्लॉयमेंट या जो था। और जिस समय मैंने ज्वाइन की थी उस टाइम जर्नलिज्म में अच्छा बूम था, और मीडिया की बहुत अच्छी अहमियत भी थी। मुझे लगता था कि ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें
कुछ अच्छा किया जा सकता है समाज के लिए भी और वैसे। तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म के लिए ट्राई किया। और लेखनी में जो फ्लेयर ऑफ राइटिंग है वो ठीक था लिखने का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो लेखन से संबंधित ये अच्छा फील्ड था। तो जिस तरह से अगर कहें तो आपने जर्नलिज्म के दोनों दौर देखे हैं, एक वो दौर देखा जब आपने शुरुआत की और एक आज का दौर है, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है? शुरू जब हमने की थी उस समय इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हमारे सामने उस टाइम चुनौतियां ज़्यादा थी। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसलिए कुछ आसान भी हो गया है। जैसे हम पहले फोटो और या वीडियो भेजते थे तो वो गाड़ी से भेजनी पड़ती थी और बहुत समय लगता था उसमें। रोड के ऊपर जो था वो हिंड्रेंसेस भी आ सकती हैं, निर्धारित समय में पहुंचे ना पहुंचे, तो ये सारी जो दिक्कतें थी अब वो दिक्कतें दूर हो गई। अब तो इंटरनेट पे आप फोटो डालो, क्लिक करो और दो विद इन सेकेंड्स चली जाती है। इवन जो था मीडिया के जो लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको हम प्रेस नोट भेजते थे, वो या तो फैक्स से जाता था, हाथ से लिखा जाता था या कंप्यूटर पे टाइप करके फिर वो फैक्स करते थे। आजकल ईमेल से चला जाता है, एक क्लिक में सैकड़ों लोगों को चला जाता है एक साथ में। तो ये टेक्नोलॉजी का युग से इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि फोटो और वीडियो और इवन प्रेस रिलीजेस भेजना बहुत आसान हो गया है। मैं यूँ कहूँ कि उस समय के दौर में अब में बहुत फर्क है कि अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये काम आसान हो गया है। थोड़ा सा उसमें बदलाव ये जरूर आया है कि टेक्नोलॉजी के साथ सोशल मीडिया शुरू हो गया, तो हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करना पड़ता है। पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स थे उन्हीं को प्रेस रिलीज भेजते थे, या अब सोशल मीडिया पर भी फोकस करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा उस साइड में टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, तो हमें भी एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल मीडिया पे डालनी पड़ती हैं जो भी सरकार की है या जो प्रेस रिलीजेस है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर बात करें तो 1997 से जब से आपने अपने करियर की शुरुआत की उसके बाद से अब तक आपके कई ट्रांसफर हुए, कई जगहों पर आप पहुंचे। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कहाँ पे रहा आपके लिए? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो गुड़गांव ही रहा है, क्योंकि गुड़गांव एक मॉडर्न सिटी है, हैपनिंग सिटी है। यहाँ बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं, सरकार का फोकस भी रहता है। कोई भी बड़ा इवेंट करना होता है तो सरकार भी उसको सोचती है कि गुड़गांव में किया जाए। गुड़गांव एक वर्ल्ड लेवल पे फेमस सिटी है, तो यहाँ वीआईपी मूवमेंट्स बहुत हैं एंड वन हैज टू बी एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वन हैज टू रिमेन ऑन हिज टोज। तो हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से बाकी जिले में नहीं समझता कि इतने हेक्टिक होंगे, लेकिन गुड़गांव है या आप कहें कि फरीदाबाद है या कुछ करनाल को मान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है होम डिस्ट्रिक्ट है, तो ये ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा। और पंचकुला में भी इवेंट ज्यादा होते हैं, तो गुड़गांव इज मोर चैलेंजिंग। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पर एक और सवाल, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी, चाहे वो किसी भी तरह की कोई घटना रही हो? घटनाएं तो देखो जीवन का एक अंग है, चलती रहती हैं, और उसमें नौकरी में भी कई तरह की पशोपेश आती है कि कैसे करें, किस तरह से मैनेज किया जाए। लेकिन जैसे मैंने अपने फादर को देखा है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में हाँ हम कर सकते हैं। तो उसी लाइन पर हम भी चले कि कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसको फेस करो, फेस करने से ही उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी मोटो पर हम चले। बिल्कुल, जिस तरह से आप इस ड्यूटी में जब आए तो कई तरह के कहेंगे कि लोग आपको जरूर मिले होंगे। कहते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, समाज है, कई तरह के लोग, नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो क्या कभी किसी की वजह से आपके ड्यूटी में कभी कोई प्रॉब्लम आई इस तरह की? नहीं, ड्यूटी एज सच कोई दिक्कत कभी नहीं आई, क्योंकि मैंने अपने काम पर फोकस किया है हमेशा और काम को एक प्रायोरिटी दी है। मैं अपने पर्सनल काम भी छोड़ देता हूँ, कोई है तो वो कल करेंगे, लेकिन आज जो जरूरी है मैं उसको करूँ। और
सबसे जो मैंने सीखा है मीडिया लाइन में आने के बाद भी कि इंफॉर्मेशन इज पावर। जितना आप इन्फॉर्म रहते हैं और अपने साथियों को यानी मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनको इन्फॉर्म रखते हैं, तो मतलब आई मीन टू से देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। जो भी प्रशासन कर रहा है या सरकार कर रही है उसके बारे में तुरंत मीडिया को सूचना दो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मीडिया इन्फॉर्म रहेगा, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको मैं कभी रोकता नहीं हूँ। जैसे खाना बासी हो जाता है ऐसे न्यूज भी बासी हो जाती है। तो इसलिए जो आज की है वो आज ही दो उसको, दैट इज बेटर थिंग। साफ तौर पर देखा जाए तो सरकार की कई योजनाएं हैं, सरकार की जो तमाम गतिविधियां हैं, मेन आपका यही काम है कि वो तमाम चीजें आप जनता तक पहुंचाए कि सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार किन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जिन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, एग्जीक्यूशन में कहीं कमी रह जाए तो वो कह नहीं सकते हैं। एक मैंने कहा ना कि आज के टाइम में जो आधुनिक युग है इसमें इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज पावर। तो जो आप कह रहे हैं ना, जो जिन तक नहीं पहुंच पाती हैं या जो रह जाते हैं वो इंफॉर्मेशन की वजह से या नॉलेज की कमी की वजह से रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि वो इस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या वो सरकार की किस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूं कि पब्लिक रिलेशन का एक अमला होता है जो गांव-गांव जाता है, उसको हम फोक मीडिया बोलते हैं। वो भजन मंडली होती है, वो सरकार की योजनाओं पर आधारित गीत बनाती है, गांव-गांव जाती है, और जो लोग अखबार से या चैनल से उनसे दूर रहते हैं या छूते रहते हैं उन तक वो उन्हीं की भाषा में समझाते हैं कि ये योजना है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी को संशय हो तो उनसे पूछ सकते हैं, अगर उसे भी नहीं पता तो वो हम हर 15 दिन में ऑफिस में मीटिंग लेते हैं, उसमें वो बता देते हैं कि भी हम उस फलाने गांव में गए थे, उसमें ये किसी ने पूछा तो इसका क्या समाधान है। तो वो एक एजुकेटर के तौर पर, सरकारी प्रचारक के तौर पर वो काम करते हैं, और वो जो ग्रास रूट लेवल पर जो था ना वो योजनाओं को पहुंचाते हैं। इवन जो हेड ऑफिस से हमारे जो था वो जो एक मैगजीन भी निकलती है हरियाणा संवाद करके, और बहुत लिटरेचर आता है, वो भी सरपंचों तक वो हमारी जो फोक मीडिया यूनिट्स है वो पहुंचाती है। तो वो दे के आते हैं, सरपंच से पूछ सकते हैं। और आजकल तो जो सूचना का युग है, मोबाइल फोन हर एक के पास है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ लोग तो मुझे भी फोन करके पूछ लेते हैं कि जी मुझे ना उससे बीडीओ साहब से बात करनी थी, आप नंबर दे सकते हैं। मतलब उनको मैंने कहा मेरा नंबर कहाँ से मिला, वो जी मैंने लड़के से दिखवा लिया, नेट के ऊपर था। तो और लोगों में इतनी जागरूकता आ रही है, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है तो उस चीज का लाभ ले सकते हैं। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो बहुत ही अच्छा कर दिया कि ऑनलाइन ही कर दिए। गांव के लोग भी अपने नजदीक कियोस्क पे जा करके, जिसे अटल सेवा केंद्र कहते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, वहीं जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं ऑनलाइन है कि घर के नजदीक ही आप सीएससी पे जाइए, अप्लाई करिए और समाधान हो जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि जैसे आज के अगर हम युवाओं की बात करें, चूंकि आप जर्नलिज्म में भी रहे हैं, आपने एमए इंग्लिश से किया है, उसके बाद फिर पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन में आप आए, तो आज का युवा जो लगातार मीडिया की तरफ बढ़ रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपका? मीडिया में आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, खास करके जो नया जो फील्ड है, जैसे मोबाइल जर्नलिज्म का है, ऑनलाइन जर्नलिज्म का है। प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया था उससे हम ऑनलाइन जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हर आदमी के हाथ में फोन है और वो टाइम जो था ना अपना उसको यूटिलाइज करना चाहता है। आप बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, फोन पर न्यूज देख सकते हैं, फोन पर अखबार का वो पढ़ सकते हैं, ब्रेकिंग पढ़ सकते हैं। तो उस ऑनलाइन जर्नलिज्म में काफी स्कोप है, मोबाइल जर्नलिज्म में काफी स्कोप है। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके जर्नलिज्म को उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो युवा अगर कोई ट्राई करना चाहे तो उस लाइन पर अच्छा कर सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आपका अफसर में पब्लिक रिलेशन के जॉइंट डायरेक्टर, जिन्होंने कई सवाल और जवाब यहाँ पर दिए हैं, कई सवालों के बेहतरीन जवाब दिए और साथ ही साथ युवाओं को एक अच्छा मैसेज भी दिया। अगले एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक खास मेहमान से। तब तक के लिए हमारे खास कार्यक्रम यानी आपका अफसर में इतना ही। नमस्कार।